हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो क्लास 12 का बोर्ड्स बहुत ही करीब आ चुका है, तो अभी हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम लोग जो करेंगे, आज इसका शुरुआत है, तो एक क्वेश्चन सेट, एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे। कैसे आप लोग क्लास 12 जब आप लोग क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, कैसे आप लोग अप्रोच करेंगे, सब कुछ आप लोग को मैं बोलूँगा धीरे धीरे सब कुछ के बारे में। तो जल्दी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज मेरे साथ आप भी इस पेपर को सॉल्व कीजिए। तो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा और मैं आप लोग को सॉल्यूशन बताते रहूँगा। तो ये प्री बोर्ड का एक क्वेश्चन आया था, उसकी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लास 12 का बोर्ड्स में भी आएगा। तो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, अलग अलग जो चीज़ है। और किसी भी जगह में अगर कुछ भी डाउट होता है, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन ले लीजिए और आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे पार्ट बी, मतलब MCQ से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर शायद आप लोगों को आ चुका है, सेक्शन 1 का, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में दिया है जो कि बोला है 2I + 3J, 2I + 3J + K कैप न्यूटन पर कूलम, ये बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका जो सरफेस एरिया बोला है, सरफेस एरिया ds इज गिवन एज 10I m²। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो मुझे पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप सभी लोग को पता है, याद है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था, phi = E.ds। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी E.ds, या हम लोग इसको ऐसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds ऐसे करके लिखते थे। तो मेनली हमें E.ds करना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कंप्लीट वेरिएशन में दिया, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं करने से भी हो जाएगा। तो 2I + 3J + K डॉट 10I कैप। सो I.I क्या होता है 1, J.I 0, K.I 0। तो 2 × 10 क्या हो जाएगा 20। तो फाई क्या आ गया 20। तो इतना हमारा आ जाएगा, कितना? न्यूटन m² कूलम इनवर्स। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ये वाला, न्यूटन m² कूलम इनवर्स, ये वाला है ऑप्शन डी। तो फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए फर्स्ट MCQ का आंसर है ऑप्शन डी। ये है 1 का 1। अभी करेंगे 1 का 2। सेकंड MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको मिटा के ऊपर से करते हैं, एक के साथ एक क्यों करना। ये वाला समझ गए। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर शायद आ रहा है। अगर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है तो जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। क्वेश्चन बोला है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज विद अ पोटेंशियल V एंड अटैच्ड विद अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसको हम लोग फुल्ली चार्ज करेंगे और इसका पोटेंशियल होगा V। ये है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, ये पैरेलली कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर के साथ जिसका कैपेसिटेंस कितना है C2, लेकिन ये है अनचार्ज, इसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है। तो जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे तब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आफ्टर कनेक्शन, हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन में यही बोला है, कैपेसिटर चार्ज बोला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस टू एंड्स ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा, दोनों के बीच में कितना होगा। तो ये फुल्ली चार्ज है, इसका चार्ज अगर Q1 बोलूँ, इसका चार्ज अगर Q2 बोले तो Q2 यह है अनचार्ज, पहले केस में Q2 इज 0। तो हमारे पास पता है, क्या पता है हमें, Q1 = CV, ये पता है। मतलब मैं बोल ही दे रहा हूँ, इसका V1 = V है, इसका पोटेंशियल क्या है V2, इसका पोटेंशियल है। तो Q1 = C1 V1, यानी कितना होगा C1 V, क्योंकि V1 = V। और सेकेंड में Q2 कितना बोला है, सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज है 0। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज Q1 + Q2 दैट इज C1 V, दिस इज द टोटल चार्ज हो जाएगा। और दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, दोनों कैपेसिटर क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा C1 + C2, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो पोटेंशियल कितना होगा, तो हमारा टोटल चार्ज इज दिस, टोटल कैपेसिटेंस इज दिस, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा। सो हमें पता है Q = CV, तो यहाँ से पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q/C। ये C क्या है CEQ, ये चार्ज क्या है टोटल चार्ज, और ये पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल है टोटल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल। तो Q कितना निकला है, Q निकला है C1V।
बाई C1 प्लस C2। देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं, C1V बाई C1 प्लस C2, ये ऑप्शन है कि नहीं, ऑब्वियसली ऑप्शन बी दिया ही है, दिस इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, C1V बाई C1 प्लस C2। तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना हो गया, ये वाला, समझ गए। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर तो आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, और हम लोग तब तक पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैं जब तक बोर्ड साफ करता हूँ। सो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए थर्ड क्वेश्चन बोला है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज ट्रेस्ड 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो एक वायर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस है R1 है 10 ओम, इसका लेंथ, अगर एक वायर का लेंथ L था, अब इसको स्ट्रेच करके कितना कर दिया, बड़ा करके 3L कर दिया। तो इनिशियल लेंथ में बोल L1 इक्वल्स टू L था, इनिशियल एरिया इक्वल्स टू A था, और इनिशियल रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। हमें पता है फॉर्मूला क्या पता है, R इक्वल्स टू रो L बाई A, इधर पुट कर देंगे, हो जाएगा। तो अभी नया जो लेंथ है वो बोला है क्या, L2 बोला है, थ्राइस हो गया, 3 टाइम्स ऑफ L हो गया, और हमें एरिया कितना है ये हमें नहीं पता, चेंज होने के बाद एरिया कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम हमेशा रहेगा। एक वायर का जितना भी लंबा मैं खींच दूँ, उसका पहले का वॉल्यूम जितना रहेगा, एंड का वॉल्यूम भी उतना रहेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया मतलब वॉल्यूम। सो L1A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L2 इंटू A2। तो मुझे ये एरिया चाहिए, तो A2 क्या होगा, A2 होगा L1A1 बाई L2। सो L1 क्या है, L1 इज L, L2 क्या है 3L इंटू A1। सो क्या हो जाएगा, A1 क्या है A, A1 इज A। सो क्या मिल जाएगा आंसर, A/3। सो A2 आ गया मेरा A/3। सो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर R2 क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A2, न्यू रेजिस्टेंस रो L2 बाई A2, रो L बाई A, तो नया रेजिस्टेंस R2 रो L2 बाई A2। सो वैल्यू बिठा देंगे, रो L2 का जगह क्या बिठाएंगे 3L, L2 का जगह 3L बिठाएंगे, A2 का जगह क्या बिठाएंगे, A2 का जगह A/3, दैट इज A/3, दैट इज 3 3 9 रो L बाई A, और यही क्या है, यही तो R1 है। सो 9 R1, क्योंकि हमें पता ही है इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, रो L बाई A, और इस 9 R1 तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 ओम। सो 9 इंटू 10 दैट इज फाइनल आंसर इज 90 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया 90 ओम। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 90 ओम, ऑप्शन में 90 ओम, 90 ओम, यस ऑब्वियसली ऑप्शन सी। मैं करूँगा कभी गलत हो सकता है नहीं, ऐसा बात नहीं है, मुझसे भी गलती हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गलती नहीं हुआ, 90 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इफ दिस कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द फोर्स फील्ड बाय द कंडक्टर। तो सब कुछ तो दिया ही है हमारे पास, क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है 2 मीटर, करंट बोल दिया है 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड बोला है कितना, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है 0.15 टेस्ला, उसके बाद क्या बोला है, एंगल बोला है 45 डिग्री। तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BIL साइन थीटा, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, B इज 0.15, करंट इज 10 एम्पियर, L इज 2 मीटर इंटू कितना साइन 45 डिग्री। सो ये क्या आ जाएगा 0.15 इंटू 2 0.3 और ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स 3/√2 न्यूटन। ऑप्शन में है 3/√2, यस ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 3/√2 न्यूटन। समझ गए, तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला इजी क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑन एंड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड ऑन पोजिशन ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट। तो देखिए ये याद आ रहा है कि नहीं, एक मैग्नेट के लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा था, एक मैग्नेट के लिए हम लोग इस पॉइंट में एक निकालते थे, इस पॉइंट को बोलते थे हम लोग, अगर ए, ये बी, ये सी है तो इसको बोलते थे एक्सियल पोजीशन, और यहाँ से
इस पॉइंट में ये अगर ए है, ये है बी है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस पॉइंट में डाइपोल के लिए हमने एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। इस पॉइंट में देखिए कितना था, याद आ रहा है? इस पॉइंट के लिए बी क्या था, 2p/x³ ऐसा कुछ था, 2p/x³ ऐसा कुछ था ना, μ0/4 2p/x³। और यहाँ पर हमारा मतलब आगे μ0/4 था, उसका बात अलग है, और 4πε0 2p/x³। इधर कितना निकला था, इधर जो भी था μ0/4 अच्छा 4πε0 में क्या लिख रहा हूँ, मैं भी पागल हो जा रहा हूँ। μ0/4 इधर था p/x³ कुछ ऐसा था। मतलब मेरा उधर इस एक्सेल पोजीशन के लिए 2p था और इधर सिर्फ p था। याद है कुछ मैंने जब करवाया था, इसके लिए हमने एक इस तरफ फील्ड बनाया था, इसके लिए इस तरफ, इसका एक कंपोनेंट इधर, इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, इधर अगर हमारा एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये वाला कॉस कंपोनेंट, ये वाला कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, ये वाला साइन कंपोनेंट को याद है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। अगर समझ नहीं पा रहे, मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर सीरीज में देखिए, उधर मैंने एक बार मैग्नेट के लिए एक्सेल पोजीशन और परपेंडिकुलर पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन में एक डाइपोल के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैंने निकाला था। तो इसी चीज़ का रेशियो इधर पूछा है। तो मेरा पहला तो B1:B2 क्या हो जाएगा, B1 अगर एक्सेल है तो क्लियरली देख पा रहे हैं, उधर 2 है, इधर क्या है 1, तो क्लियरली क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा आंसर, क्योंकि उधर एक फैक्टर क्या है 2p/x³, इधर क्या है p/x³। तो इसका ऑप्शन है कि नहीं मैं देख लेता हूँ, 1 का 5 ऑप्शन 2:1, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं 5, 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, मेनली मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। लेकिन यहाँ पर वेबर तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है, हमें एक चीज़ पता है, 1 टेस्ला इक्वल्स टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर क्या हो जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ये वाला क्या ऑप्शन है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली देना तो चाहिए। हाँ देखिए ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या बोला है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट होता है वेबर, वेबर का मतलब ही क्या है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। वेबर नहीं दिया है तो हम लोग इसलिए ऑप्शन सी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। तो एक एलसीआर सर्किट है, याद कीजिए एलसीआर। यहाँ पर मेरा एक एसी सोर्स रहता है, ये एलसीआर है। तो यहाँ पर मेरा आई करंट, यहाँ पर मेरा पोटेंशियल रहता है, V इक्वल्स टू V0, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, ऐसा रहता है, और भी उसका रहता है। लेकिन क्या बोला, सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, याद आ रहा है कुछ, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन में होता है ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ωc। ओमेगा एल इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ωc, यह है रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पर अगर ये होता है तो इम्पीडेंस मेरा क्या आएगा, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एल माइनस 1/ωc होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पार्ट तो मेरा जीरो हो जा रहा है, तो क्या रहेगा, सिर्फ आर रहेगा। तो इम्पीडेंस मेरा क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, समझे। तो एट रेजोनेंस कंडीशन इम्पीडेंस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। और हमें क्या पता है, हमें जब फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला पता है, फाई का जो फॉर्मूला पता है, वो क्या पता है हमें, tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ωc बाई आर, ये हमें पता है। लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, दैट इज tan इनवर्स 0। tan कितना में जीरो होता है, tan 0 में जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। 0 क्या ऑप्शन है, यस ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन था फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो रेजोनेंस कंडीशन में हमारा फेज डिफरेंस कितना होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी और V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, यही रहेगा। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, कितना होता है वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस? √1/μ0 यही होता है, ये हमने थ्योरी पढ़ने का टाइम में बोला था। ऑप्शन बी इसका आंसर, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, द इक्विवेलेंट पावर विल बी। तो एक फोकल लेंथ बोला है F1 बोला है 20 सेंटीमीटर और एक फोकल लेंथ बोला है कितना, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। F2 बोला है 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है पावर जब हम लोग निकालते हैं तब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मीटर में करना पड़ता है। तो ये वाला हो जाएगा 0.2 मीटर, ये वाला हो जाएगा 0.25 मीटर। तो पावर का फॉर्मूला क्या पता है? पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, हमें ये पता है। तो P1 क्या होगा? 1/F1 दैट इज 1/0.2। 1/0.2 होगा तो ऑब्वियसली 1/0.2 होगा। 1/0.2 क्या? मीटर इनवर्स। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर होगा। 1 मीटर इनवर्स का मतलब ही तो होता है ना 1 डायोप्टर, याद आ रहा है कुछ? 1 मीटर इनवर्स मतलब 1 डायोप्टर। और जब मेरा दूसरा पावर क्या होगा? 1/F2 दैट इज 1/0.25। सो ये क्या हो जाएगा? ये होगा 4 डायोप्टर। 1/0.25 मतलब 4 डायोप्टर। तो इक्विवेलेंट पावर क्या होगा? इक्विवेलेंट पावर P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 दैट इज 5 + 4 इक्वल्स टू 9 डायोप्टर। ऑप्शन में है 9 डायोप्टर, देख लेते हैं कि नहीं। 9 डायोप्टर, यस ऑब्वियसली ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए इज 9 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर तो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, two sources of intensity I and 4I are used in an interference experiment. The intensity of a point where the waves from two sources superpose with a phase difference of π/2 is। तो मुझे एक इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है, दोनों इंटेंसिटी दिया, I1 बोला है I, I2 बोला है 4I, और हमारा फेज डिफरेंस कितना बोला है? फेज डिफरेंस हो रहा है, बोल रहा है π/2। तो जहाँ पर ये दोनों सोर्स इंटरफेरेंस करेगा, मीट करेगा, वहाँ पर हमारा इंटेंसिटी कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जहाँ पर दोनों वेव सुपरपोज होता है उसका फॉर्मूला क्या है? सुपरपोजिशन जब वेव्स होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5, ये वाला फॉर्मूला होता है। कुछ याद आ रहा है? ये वाला I प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? दोनों इंटेंसिटी I है और 4I है, तो दोनों ऐसा करके सुपरपोज करो। तो I कितना है? I प्लस I2 कितना है? 4I प्लस 2 I इंटू 4I cos π/2। cos π/2 का वैल्यू कितना था? 0, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 5I। ये तो मेरा इक्विवेलेंट इंटेंसिटी है। सो I इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5I। ऑप्शन में है 5I, देख लेते हैं। ऑब्वियसली ऑप्शन बी है 5I। तो इंटेंसिटी कितना होगा? 5I। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोला है? A monochromatic light is falling on a metal surface. If maximum velocity of the photoelectron is v, the stopping potential will be। तो वेलोसिटी कितना बोला है? वेलोसिटी बोला है v। तो मेटल सरफेस में गिर रहा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? हमें पता है, हमें नॉर्मली हमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या पता है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है? h न्यू माइनस h न्यू नॉट। यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यह है इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी। और हमें यह भी पता है ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है दिस इज इक्वल्स टू तो होता है E इंटू VS, जहाँ पर VS क्या है? VS ही तो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, VS ही तो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमें क्वेश्चन में तो यही मांगा है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ½ mv² इक्वल्स टू E VS। तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? mv² बाई ट्वाइस E, जहाँ पर E क्या है? E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन में है mv² बाई ट्वाइस E, देख लेते हैं mv² बाई ट्वाइस ES, ऑप्शन सी दिया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
11 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन तो आ रहा है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द मैक्सिमम एनर्जी to release an electron from the ground state of lithium plus ion is the minimum energy to release an electron from the ground state of lithium 2+ ion Z equals to 3। तो to release an electron, तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो बोला क्वेश्चन में, बोला मिनिमम एनर्जी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम आयन। तो लिथियम का क्या होता है, लिथियम का Z = 3 होता है, और कौन सा स्टेट बोला है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए n कितना होता है, फॉर ग्राउंड स्टेट n = 1। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी हो जाएगा -13.6 इंटू Z का जगह क्या होगा 3²/1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो -13.6 इंटू 9, सो क्या होगा आंसर 9 6 84 5 9 3 27 और 5 हो जाएगा 32 3 122.4 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक मिनट, 9 5 3 9 3 ये वाला हो जाएगा, हाँ 12, ठीक है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कौन सा है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी दिया है। ये वाला बोलेंगे सर क्वेश्चन में इधर ऑप्शन में माइनस नहीं दिया, ऐसा प्लस में दिया, आपका तो माइनस में निकला। तो बेटा माइनस क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो इसलिए माइनस हो रहा है, उसके लिए कुछ चिंता मत करो। ये वाला कोई गलती नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो इसलिए माइनस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी कितना लगेगा, इतना मिनिमम एनर्जी लगेगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या होगा। स्क्रीन के ऊपर तो आ रहा है ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट इज सिमिलर विद द गेट। ऑप्शन है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट। तो क्या गेट दिया है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक नैंड गेट सबसे पहले दिया है, ये वहाँ पर एक इनपुट है ए बी, फिर यहाँ पर एक और इनपुट है कुछ ऐसे। सो कैसे होगा ये वाला y क्या होगा, तो ये क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ए बी, यहाँ पर क्या है एक और गेट, तो क्या होता है a + b होता है इधर, लेकिन यहाँ पर एक नॉट है तो और के ऊपर नॉट मतलब a + b का बार हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अभी ये क्या है, नॉट गेट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक और गेट दिया है। सो और गेट में क्या होता है, सो और गेट में ये हाँ ये और गेट ही हो, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न मुझे है कि एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है कि इधर एंड गेट में होता है कि हमारा एक ऐसा टाइप का गेट होता है हमारा एंड गेट, और ऐसा टाइप का गेट होता है और गेट। तो यहाँ पर मुझे जितना लग रहा है एक और गेट ही दिया है, कोई एंड गेट दिया नहीं है, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ये हमें मेंशन किया। तो एक और गेट का आउटपुट था a + b, लेकिन यहाँ पर नॉट है तो एक बार हो जाएगा। फिर ये जब इधर से पास कर रहे हैं बार के ऊपर फिर से बार, दैट इज a + b बार, उसके ऊपर फिर से बार, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू a + b हो जाएगा। तो y = a + b, ये क्या गेट का आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट ऑफ और गेट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए होगा, दिस इज एन और गेट। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है देख लीजिए, स्क्रीन को बता ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एज द रेडियो वेव्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट ट्रांसमिट टू लॉन्ग डिस्टेंस, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल इज सुपर इम्पोज ऑन इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो वेव फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ा देंगे, एक जगह से दूसरा जगह जब जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो क्या करने से बढ़ता है, इसका आंसर होगा मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन, इसका आंसर होगा मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसके बाद चलिए ग्रुप ए का 1 into 4 जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वो कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए ये तो हुआ, अभी 1 into 4 4 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, तो हमारा इससे पूरा शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या दिया है,
both alpha and beta particles enter perpendicularly in a magnetic field with same velocity which will feel a greater force। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, ये हमें पता है। या हमें और एक फार्मूला पता है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। और एक फार्मूला याद कीजिए, और एक फार्मूला आपने सीखा था क्यू वी बी साइन थीटा। तो Q है चार्ज, V इज द वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। अभी बोला है कि दो पार्टिकल अल्फा और बीटा पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड B में घुसा है वेलोसिटी V के साथ, तो वेलोसिटी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, लेकिन क्या अलग होगा, चार्ज अलग होगा। जब अल्फा पार्टिकल के लिए फोर्स होगा तो क्या होगा, Q अल्फा V B साइन 90 डिग्री, क्या एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा Q अल्फा V B हो जाएगा जब मेरा अल्फा पार्टिकल के लिए होगा। जब बीटा पार्टिकल के लिए होगा तो क्या चेंज होगा, सिर्फ चार्ज चेंज होगा, बाकी सब सेम है, सिर्फ क्या चेंज होगा, चार्ज सेम चेंज होगा। तो Q बीटा V B साइन 90 डिग्री दैट इज Q बीटा V B, ये क्या है, F बीटा। F अल्फा ये वाला है, F बीटा ये वाला है। अभी बोला है किस कौन ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला ये वाला। तो दोनों में देखिए वेलोसिटी दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है, लेकिन क्या अलग है, चार्ज अलग है। हमें पता है एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज इज ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल का चार्ज, तो कौन ज़्यादा फोर्स फील करेगा, तो अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स देन द बीटा पार्टिकल। तो ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच विल फील ग्रेटर फोर्स, ऑब्वियसली द अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए ग्रेटर फोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ एक और का क्वेश्चन भी है, 1 का और का क्वेश्चन स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं। सो और का क्वेश्चन क्या बोला है, 1 का और, फाइंड द फोर्स फेल बाय स्टैटिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। स्टैटिक चार्ज मतलब V इक्वल्स टू 0, फाइंड द फोर्स फेल्ड बाय स्टैटिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी 0 है, तो टोटल कितना चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या क्या फोर्स होता है, अगर मैं एक नॉर्मल फोर्स, लोरेंस फोर्स हमें पता है, तो दो फोर्स होता है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज। अभी अगर वेलोसिटी 0 है, उधर कुछ भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, सिर्फ क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फोर्स फेल्ड बाय स्टैटिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो इधर जो फोर्स होगा सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन वेलोसिटी कितना है 0 स्टैटिक, तो फोर्स कितना फील करेगा 0। तो आंसर क्या होगा, फोर्स फेल्ड बाय द चार्ज इज 0। समझ गए, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 2 का 2, a wire of length L carrying a current I is bent into a semicircle, find the magnetic field produced at its center। एक वायर है जो लेंथ L है, पकड़िए ऐसा एक वायर है, इसका लेंथ है L, इसको बेंड करके एक सेमी सर्कल बना दिया गया है, ठीक है, बेंड करके एक सेमी सर्कल बनाया गया है इस वायर को। और क्या हो रहा है देखिए, बेंड इनटू अ सेमी सर्कल ऑफ लेंथ A, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट इट्स सेंटर। तो सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, इसमें करंट कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है, तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट एट इट्स सेंटर। सो लेंथ कितना है, L है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना सेंटर में करेगा, सबसे पहले ये करना है। तो एक चीज़ देखिए, हम टोटल लेंथ है इसका L और इसका रेडियस तो फिर कितना होगा, रेडियस अगर R है तो टोटल सर्कमफेरेंस कितना होगा, पाई R, क्योंकि सेमी सर्कल है, और इसी का यही लेंथ क्या बोला है, तो L है, तो यही तो वायर को बेंड कर किया गया है, तो पाई R इक्वल्स टू L। सो R क्या हो जाएगा, L बाई पाई। और हमें पता है एक फुल सर्कल के लिए, एक फुल सर्कुलर कंडक्टर के लिए, फुल सर्कुलर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर में, B कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में, म्यू नॉट I बाई 2R। लेकिन ये क्या है, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4R, दैट इज म्यू नॉट I 4R कितना है, L बाई पाई, L बाई पाई, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई I बाई 4L। तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला म्यू नॉट पाई I बाई 4L। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, हाँ एकदम बढ़िया से कैमरा में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए ये वाला कैसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन,
2 का 3 देख लेते हैं क्या होगा। 2 का 3 बोला है यू हैव टू मेक ए बाइफोकल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना बोला है 20 सेंटीमीटर बाय द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.55। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस बाय फोकल कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस। तो कैसे करेंगे, हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला याद है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। ये वाला फॉर्मूला था। ये कौन सा फॉर्मूला था, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला था ये वाला 1/f म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, कहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ ए बाइफोकल कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ बाय द ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस। तो ईच सरफेस का मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो बाइफोकल कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो रेगुलर लेंस के लिए क्या होता है, दोनों साइड के रेडियस सेम होता है। तो इधर क्या होगा r1 इक्वल्स टू होगा r2 इक्वल्स टू, मैं r बोल दे रहा हूँ से, r1 इक्वल्स टू r2, उसका वैल्यू को मैं r पकड़ ले रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू माइनस 1 प्लस इंटू 2/r, इधर क्या होगा 1/f। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2f। सो म्यू कितना है 1.55 माइनस 1 इंटू 2। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। सो 1.55 मतलब 0.55 इंटू 40। तो क्या होगा इसका आंसर, 4 5 ज़ा 20, 2 4 5 ज़ा 20, 220 इतना हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक सरफेस का हो गया 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस, तो आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द, उसी का एक और का क्वेश्चन है, 2 का 3 का और का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट का दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या फेज डिफरेंस है। तो एक वेव फ्रंट कैसे जाता है, एक अगर यहाँ पर एक सोर्स है तो यहाँ से तो ऐसा वेव फ्रंट निकलता है ना, वेव फ्रंट। तो क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। तो दोनों वेव फ्रंट एक ही तरफ जा रहा है, तो उनका फेज डिफरेंस कितना होता है 0। तो एक अगर 2 पॉइंट्स ऑन द सेम पॉइंट अगर होता है तो वेव फ्रंट का दोनों पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है कितना, फेज डिफरेंस होता है हमारा 0। समझे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद आर्सेनिक। जर्मेनियम आर्सेनिक डोप करता क्या निकलता है, बोलिए बोलिए बोलिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यह है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसका एक और का एक वर्जन है, इसका और क्या दिया है, व्हाट इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में माइनॉरिटी क्या है, एन टाइप का माइनॉरिटी होता है होल्स, होल्स आर द माइनॉरिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। और मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में माइनॉरिटी है होल्स एंड मेजॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट होता है। इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ दिन बाद आप लोगों का और भी सैम्पल पेपर्स आ जाएगा हमारे हाथों में, तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है या कुछ भी शिकायत रहता है इस वीडियो से कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, आपने उल्टा सीधा कुछ भी बक दिया आके, तो वो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ के समझेंगे तो ही तो मेरा जो मेहनत है वो कामयाब होगा। नहीं तो मैं ऐसा बकते जाऊँगा, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी समझ नहीं रहे, तो मेरा मेहनत तो पूरा बेकार जाएगा। तो भाई ये सब आप ही के लिए कर रहे हैं। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आज का क्लास यहाँ एंड करेंगे। आप सभी लोगों का आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी बेस्ट विशेस। और इसी के साथ आज का वीडियो पर एंड करेंगे। गुड बाय।